आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जल संसाधन, जो क्लास 10th का चैप्टर 3 है, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3। मेरा नाम नवीन कुमार है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जल संसाधन क्या होता है। इन्होंने पहले चैप्टर में पढ़ा कि संसाधन क्या है। तो ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी पदार्थ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके, उसे संसाधन कहते हैं। तो जल संसाधन में क्या होगा कि जल के ऐसे जितने स्रोत, मतलब कोई भी स्रोत जल का जो हमारे उपयोग में आ सके, उसे हम कहेंगे वो जल संसाधन है। ठीक है। ऐसे जल संसाधन पानी के वह स्रोत हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं। और एक तो हो सकता है कि वो उपयोगी हो, हम उनका उपयोग कर रहे हों, या उपयोग होने की संभावना है, तो उसे हम कहेंगे कि वो जल संसाधन है। अब पानी का उपयोग किन किन काम में किया जा सकता है? तो पानी का उपयोग हम कृषि में कर सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में, फैक्ट्रीज में कर सकते हैं, घरेलू कार्य होता है जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सब चीज़ में। फिर मनोरंजन के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है, जैसे वाटर पार्क, ये सब में इसका उपयोग किया जाता है। और पर्यावरणीय जितने भी गतिविधियां हैं उसके लिए भी इसका उपयोग। पर पानी की कुल उपलब्ध मात्रा अथवा भंडार को जलमंडल कहते हैं। अब पृथ्वी पर जितनी भी उपलब्ध मात्रा है या जो भंडार है, उसका हम कहते हैं कि वो जलमंडल है। अब पृथ्वी के इस जलमंडल का ना, जो भी मतलब पृथ्वी पर पानी है, उसमें 97% उस पानी का हिस्सा समुद्र, जो खारा है, हमारे किसी उपयोग का नहीं है, हम उसे उपयोग नहीं कर सकते। अब केवल 3% बचा। 97% तो समुद्र में चला गया, 3% बचा, और वही पानी मीठा है और उसका उपयोग हम कर सकते हैं। और उसमें भी जो 2/3 है, मान के चलिए 2% है, ग्लेशियर्स, हिमनदों और ध्रुवों पर वो बर्फ के चादरों में है, तो उसका भी उपयोग नहीं होता। अब 1% बचा है शेष, वही मीठा पानी हमारे नदियों में, तालाबों में, भूमिगत जल के रूप में है, तो उसका उपयोग हम लोग करते हैं। अब मीठा पानी जो है वो एक नवीकरणीय संसाधन है, उसका बार बार नवीकरण होता रहता है। जल चक्र के द्वारा वो वाष्प बन के बादल बनेगा, बादल बन के फिर बारिश होगी, ऐसे करके होते रहता है। अब फिर भी देखिए, इतना पानी होने के बाद भी पृथ्वी पर हमारे लगभग 75% पानी है, जल है। फिर भी पानी की कमी आ गई है, हो रही है, और पूरे विश्व में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि अलग अलग जब जनसंख्या बढ़ते जा रही है, ठीक है, जनसंख्या लगातार विश्व की बढ़ते जा रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों के पानी की खर्च भी बढ़ेगा, खपत भी बढ़ेगा। ठीक है। अब इस वजह से किल्लतें हमें देखने को मिल रही हैं। फिर अगर लोग बढ़ेंगे तो सिंचाई करने के लिए भी पानी अधिक चाहिए, कृषि अधिक होगी, तो पानी की कमी हो रही है। अब ऐसा मान सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में हमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। अब अब ये जल की कमी हो रही है, तो उससे क्या क्या होगा, उसके कारण क्या है कि जल की कमी हो रही है। अब देखिए, होता ही है ना कि जैसे आज पृथ्वी का निर्माण हुआ था, उस समय से लेकर अभी तक पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है वो उतनी ही है। ऐसा नहीं हुआ कि पहले पानी पृथ्वी पर ज़्यादा था, अब कम हो गया, बाद में और कम हो जाएगा। नहीं, पानी उतना ही है। बस जो अच्छा पानी है जिसका उपयोग किया जा सकता है, उसकी उपलब्धता कम हो रही है। अब उपलब्धता कम का मतलब कि जो साफ़ सुथरा पानी था वो अब खराब हो रहा है, वो दूषित हो रहा है, उसे उपयोग नहीं किया जा सकता। अब जल संसाधनों की उपलब्धता स्थान समय के अनुसार बदलती रहती है। ठीक। अब जैसे आज यहाँ हिमालय है, वहाँ पे पहले कभी तैतीस सागर हुआ करता था, तो समय और स्थान दोनों बदलते रहता है। अब पानी की जो विभिन्न कारण है, उसका पहला कारण है अतिदोहन, मतलब हद से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो। फिर अत्यधिक उपयोग हो गया। फिर पानी का असमान पहुँच के कारण, मतलब ये वो सारे उसके हो गए। फिर शुष्क मौसम वाली जगहों पे सिंचाई करने वाले क्षेत्रों का विस्तार कर दिया, वहाँ पे सिंचाई करने लिए पानी उपयोग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। जैसे राजस्थान में नहर बना दिया गया, वहाँ भी पहले जहाँ खेती नहीं होती थी, खेती हो रही है, तो पानी का उपयोग होगा। अब जल संसाधनों का अधिक दोहन हो रहा है। फिर कुछ क्षेत्रों में लोगों के पास ज़रूरत के लिए पानी उपलब्ध है, लेकिन हो ये रहा है कि वहाँ की पानी की गुणवत्ता खराब है, इस वजह से तो पानी की कमी से जूझ रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम है जिसके वजह से पानी की कमी हो रही है। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि पानी की कमी के क्या कारण है, तो हम ये सारे निम्नलिखित बिंदुओं को लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि 1989 में ये झील में इतना पानी था, और ठीक 2008 में इस झील में, मतलब बस इतना ही पानी बचा हुआ है। फिर ये जूबा देश के लोग हैं, साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका के महाद्वीप में, वहाँ पे ये आप देख सकते हैं लोगों को, मतलब पानी की इतनी कमी है कि यहाँ से पानी इकट्ठा करके पीने के लिए उपयोग, अपने उपयोग के लिए ले रहे हैं। ठीक। तो ये किल्लत हो रही है पूरे विश्व भर में पानी की। अब इसे मैं क्यों बचाना क्यों ज़रूरी है, तो देखिए, जल ऐसी चीज़ है
या जल ऐसा संसाधन है जिसके बिना हमारा कोई काम नहीं हो सकता, तो इसे बचाना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी करेंगे जल की आवश्यकता है, खेती हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, घरेलू क्षेत्र हो, सब में जल की आवश्यकता है, उसकी ज़रूरत है। अब सबसे पहला ये है कि स्वास्थ्य खतरों के से खुद को बचाने के लिए, मतलब हम बीमार ना पड़े, पानी नहीं पियेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, फिर हमारी इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है, हम मर भी सकते हैं। फिर खाद्य सुरक्षा, देखिए अगर जल होगा तो हम खेती करेंगे, खेती करेंगे तभी हमारे पास खाद्य रहेगा, और वो सुरक्षा में निश्चित करनी है। हमारी आजीविका, जल संसाधन से बहुत सारे लोग की आजीविका जुड़ी है, कृषि और उसके बाद मछली पालन, ये सब ठीक है जारी रखना है तो। और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण को रोकनी चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो जंगलों को पानी नहीं मिलेगा, जंगल की वृद्धि नहीं होगी, बहुत सारे जीव जंतु जो इन पर निर्भर करते हैं धीरे धीरे वो सारे मतलब मर जाएंगे, और जो एक संतुलन बना हुआ है हमारे पर्यावरण में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब आगे हम इसमें देख रहे हैं कि जल संसाधन के तो ये हो गए, इस पर मांग है। अब इसे कम करने के लिए, उससे को बचाने के लिए जल संसाधनों को हमने कौन कौन से कदम उठाए। तो पहला ये कदम हुआ कि हमने ना बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं बनाई हैं। अब इसमें क्या होता है, अब ये चीज़ें प्राचीन काल में भी होती थी। हम हाइड्रोलिक ये जैसे पत्थर के मलबे से बांध बना देते थे, जलाशयों झीलों का निर्माण कर, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सुदर्शन झील बनवाया, ये उसका जीर्णोद्धार करा, ये सब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। भोपाल में भी बहुत पुरानी पुरानी झीलें हैं। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया जाता था, और फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में, गयासुद्दीन तुगलक, इन लोगों ने नहरों का जाल बिछाया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें प्राचीन भारत में भी हैं, और उसी को आधुनिक भारत में भी कंटिन्यू रखा गया, उसे जारी रखा गया है। फिर है कि अब इसमें सबसे पहले हम लोग बनाते हैं बांध। बांध क्या होता है कि वो बहते हुए पानी की एक बाधा है, प्रवाह को बाधित कर देती है, रोक देती है या मंद करता है। अक्सर जहाँ भी बांध होता है वहाँ पे एक जलाशय या झील ऐसा निर्माण होता है। अब देखिए बांध से ना हम संरचना की बजाय एक जलाशय को संदर्भित करते हैं, मतलब जहाँ भी बांध होगा वहाँ पे जलाशय जैसा या झील जैसा हमें दिखाई देगा। अब जैसे बात किया जाए तो सतलज नदी के पास, सतलज जहाँ पे बनाया गया है भाखड़ा नंगल, वहाँ भी है। फिर हीराकुंड बांध जो महानदी पर बनाया गया उड़ीसा में, वहाँ भी ऐसा जलाशय देखने को मिलता है हमें। ठीक, जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि एक बांध है, और ये वहाँ पे एक पूरा जलाशय बन जाता है झील जैसा, और ये हो गया, और ये बांध यहाँ से पानी बाहर गिर रहा है। अब ये बांध हो गया एक छोटा सा एग्जाम्पल उसका। अब बांध के उपयोग क्या क्या, हमने बांध बना दिया, तो हमने किस लिए बनाया बांध को। तो बांध बनाया गया है कि क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बांध के उपयोग लिखिए, तो क्या क्या लिख सकते हैं। तो बांध क्या करता है, वर्षा जल को रोककर, जिसका उपयोग बाद में कृषि क्षेत्रों की सिंचाई के लिए किया जा सकता है, उसे वर्षा जल को और नदी के जल को रोकता है, जिसका उपयोग हम बाद में, जैसे बारिश के मौसम में नदी में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, और जब ग्रीष्म ऋतु आती है या शरद ऋतु आती है तो नदियों में पानी का स्तर कम हो जाता है, जल स्तर कम हो जाता है। तो अगर बांध बना हुआ है तो जल स्तर वही रहेगा, और उसका बाद में हम कृषि के क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं। फिर होता है बिजली उत्पादन के लिए, बांध का उपयोग हम कर सकते हैं बिजली उत्पादन के लिए, और घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए भी कर सकते हैं जलापूर्ति, बिजली उत्पादन में। फिर घर में इसका उपयोग मतलब जलों को देने के लिए होता है। फिर उद्योगों में भी, जैसे भारत में बहुत सारे बांध बने हुए हैं, जैसे मेटूर बांध बना है कावेरी नदी पर, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसको लेके विवाद चलता है। और पोंग बांध व्यास नदी पे हिमाचल प्रदेश में, थीन बांध है रावी नदी पर पंजाब में, और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में। ये सब कुछ बांध हैं जो बनाए गए हैं। ठीक है, अब बाढ़, इससे क्या होता है, बाढ़ नियंत्रण भी, बारिश के दिनों में जब बहुत ज़्यादा पानी आता है तो बांध उसको रोकता है, बाढ़ नियंत्रण होता है। साथ ही साथ यहाँ पर मनोरंजन के भी कार्य होते हैं, और नौचालन, मछली पालन, ये सब बांध के उपयोग है। क्वेश्चन आए अगर बांध के उपयोग, तो इन बिंदुओं को हम लिख सकते हैं। फिर जैसे यहाँ देख सकते हैं कैसे बिजली उत्पादन होती है, तो बांध जैसे यहाँ बना दिया कि ये बांध, नीचे ये पानी का फ्लो होगा, और यहाँ पे टरबाइन लगा है, जैसे ये पानी आ जाती है तो इसे बहुत तेज़ी से घुमाता है, घुमाने के बाद यहाँ जनरेटर लगा है जिससे विद्युत उत्पादन होगा, और यहाँ से फिर जहाँ भी हमें बिजली भेजनी होती है, और फिर ये पानी यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे मतलब पनबिजली इसको बोलते हैं हम लोग, पनबिजली। अब जो बहु उद्देश्य नदी घाटी परियोजना है, पंडित जवाहरलाल ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा हुआ है। जब भाखड़ा नंगल बांध बना सतलज नदी पे, तो उस समय हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा था कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं।
अब बहुउद्देशीय इसलिए बोलते हैं ना कि इससे एक चीज़ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ पे कि बांध बनाने के दुष्परिणाम भी क्या है। अब उससे क्या होगा, हम पानी रोक देंगे, तो जहाँ रोकेंगे पानी, तो जिस क्षेत्र में रोकेंगे वहाँ पूरा जलमग्न हो जाएगा, पहली तो ये होगी। और नदी जो एक प्रवाह हो रहा था उसकी हमने बाधा बार डाल दिया, तो नदी का प्रवाह रुक गया। कुछ जो जलीय जीव हैं वो मतलब उनका ये हो जाएगा, खंडन हो जाएगा, कुछ इधर आ जाएंगे, कुछ उधर हो जाएंगे। अब क्या होता है ना कि सबसे पहले नदी बांध बना, तो बांध बनाने से प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित कर देता है। फिर जलीय जीवन के लिए आवासों की कमी हो जाती है। जो भी नदी के जलीय जीवन के लिए आवास की कमी हो जाती है, मतलब हमने पानी जो मछलियाँ जो पानी बहते हुए पानी में रहते हैं वो रुके हुए पानी में रहेंगी, तो उनके आवास की कमी हो गई। तो फिर नदियाँ जो हैं वो जलीय जीवों के लिए खंडित हो जाती है, प्रवास को कठिन, मतलब नदी जीवों के लिए एक जगह से दूसरी जगह आना कठिन हो जाता है। अगर बाहर के मैदानों में बांध बनाए जाते हैं तो जितने भी पेड़ पौधे होंगे, मिट्टी होगी, वो सब जलमग्न हो जाएगा। जैसे हमने नर्मदा बांध पे जब सरदार सरोवर डैम बना, तब टिहरी बांध बना, तो उस समय हमने ये सब देखा हुआ है। फिर क्या होता है कि मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का अपघटन हो जाता है, समय के साथ साथ इनका अपघटन भी हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम कि बड़े बड़े बांधों के निर्माण में ना कई बार जो भी पर्यावरण के आंदोलन का होते हैं उनके कारण रहा, आंदोलन का कारण हो। जैसे नर्मदा नदी पर जब बनाया गया तो मेधा पाटेकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन। फिर उत्तराखंड में टिहरी बांध जो भारत का बहुत बड़ा बांध है बिजली उत्पादन के मामले में, तो वहाँ पे भी बना, तभी टिहरी बांध आंदोलन हुआ। इसमें होता ही है ना, जो भी लोग वहाँ रहते हैं, जैसे मान लीजिए ये बांध है, यहाँ पे ये नदी का फ्लो हो रहा है, नदी बह रही थी, यहाँ इस इलाके में बांध बनाए, बांध बनाएंगे तो इधर जो भी आसपास में यहाँ गांव होंगे, जो भी जीव होगा, मतलब जो भी जगह वनस्पति होगी, पानी को जैसे ही रोकेंगे तो नदी का पानी इतना ही दूर नहीं रहेगा, वो पूरा का पूरा इस जगह को पानी से डुबो देता है। तो अब यहाँ जो भी गाँव होंगे, एक दो गाँव नहीं, सैकड़ों गाँव, ये लोगों को यहाँ से विस्थापित होकर दूसरे जगह जाके अपना निवास स्थल ढूंढना पड़ता है। लोगों ने सरकारों ने शुरू में तो बोलती है कि आपकी मदद की जाएगी, ये वो बहुत सारे प्रोमिस, लेकिन वो सब होते नहीं है। और इन कारणों से जो भी बहुत सारे आंदोलनों का कारण बन जाता है ये। जैसे कई बार स्थानीय लोग बांध के निर्माण के लिए अपनी जमीन, आजीविका, संसाधन सब कुछ छोड़ना पड़ता है। अब यहाँ जो गांव में लोग रह रहे थे, मान लीजिए आसपास के जो गांव में लोग रह रहे थे, उनका जो भी काम धंधा होगा वो सब छोड़ के दूसरे जगह जाएंगे, और दूसरे जगह जाएंगे तो फिर शुरू से सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये सारी परेशानियां इन लोगों को होती हैं, और ये सब बाद के दुष्परिणाम हो गए। अब क्या होता है ना, ये बांध बनाया जाता है कि वो बाढ़ को रोके, बारिश के टाइम में बाढ़ को रोके। लेकिन आपने अक्सर सुना होगा कि बांध बनने की वजह से, बांध के पानी छूटने की वजह से ही बाढ़ आ जाती है। तो आपने सुना होगा कि गेट खुल गया है, इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, ये हुआ। तो बांध हम बनाते हैं बाढ़ को रोकने के लिए, लेकिन बाढ़ रोकने के बजाय बांध जो है बाढ़ का कारण बन जाता है। अब ये सब इसके दुष्परिणाम है। ठीक, तो हम बांध के दुष्परिणाम में इन सब बातों को लिख सकते हैं। हाँ, जैसे अब ये जो है, ये पूरा का पूरा इलाका, ये पीछे आप देख सकते हो, ये पूरा जलमग्न हो गया, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को विस्थापित होना पड़ा होगा। अब बाढ़, ये बाढ़ आ गया, ये सब बांध, मतलब बांध से पानी छूटा या बांध टूट गया, गेट खुल गए, तो ऐसे मतलब बाढ़ की बहुत ज़्यादा स्थिति हो जाती है। अब पानी छोड़ देते हैं कि बारिश से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा इस गेट पे, तो ये पूरा बांध ही टूट सकता है। अब बांध टूटेगा तो और ज़्यादा भयानक तबाही होगी, तो यहाँ से पानी छोड़ देते हैं, ये पानी है वो पूरा, अब ये जाके बाढ़ आएगा। तो ये सब इसके दुष्परिणाम है। अब होता ही है ना कि परियोजनाओं में जितने भी बांध बनाए गए, तो आपत्ति इस बात को लेके है कि जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है उसी में विफलता हो जाती है। मतलब जिस काम के लिए, जैसे मैंने बताया कि बाढ़ रोकने के लिए बनाते हैं, और इन्हीं की वजह से बाढ़ आ जाता है। अब जिस लिए बना रहे हैं और वो काम नहीं हो, उसका उल्टा हो जाए, तो फिर उसे बनाने में कोई फायदा हुआ नहीं। तो इसके लिए कई बार बांधों पर आपत्तिजनक होता है। अब अधिकांश बांधों का निर्माण बाढ़ नियंत्रित करने के लिए, फिर भी बाढ़ आ गई। अब बाढ़ के बांधों के कारण व्यापक मिट्टी का कटाव भी है, पानी के अत्यधिक उपयोग से भूकंप, जलजनित रोग और कीट प्रदूषण हुआ है। अब पानी का जब अत्यधिक उपयोग होगा तो भूकंप आएगा। जैसे चाइना का जो थ्री जॉर्ज डैम है, वहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ा डैम है वो, कि इतना बड़ा डैम है कि वो पृथ्वी के रोटेशन, घूर्णन गति को कम कर देता है कुछ मिली सेकेंड्स के से। और जैसे बहुत देर तक, बहुत समय तक पानी एक जगह रुका रहेगा, तो वो
स्टैग्नेंट वाटर हो गया, स्थिर जल हो गया, तो उससे बहुत जल जनित बीमारियां हो सकती हैं, फिर कीड़े मकोड़े, प्रदूषण ऐसा होता है। और बहते पानी में कोई प्रदूषण नहीं होता। तो ये सब उसके। अब हम यहाँ देख सकते हैं ना कुछ इस मैप में मुख्य नदियाँ और उन पर बने बांध दिए गए हैं। जैसे यहाँ टिहरी बांध है, ये सतलज नदी पे भाखड़ा नंगल बांध हो गया, यहाँ सरदार सरोवर डैम हो गया नर्मदा नदी पे। फिर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये नागार्जुन सागर है, तुंगभद्रा ये कृष्णा नदी पर। फिर मेटूर बांध यहाँ पर कावेरी नदी पर हो गया, और ये महानदी पर यहाँ पे हीराकुंड बांध हो गया। सोन नदी पर रिहंद बांध हो गया, तिलैया बांध हो गया। ये सारे कुछ बांध हैं। और इधर हम लोग रावी नदी पे देख सकते हैं कि कीन बांध, पोंग बांध, ये सारी बांध इधर पंजाब के क्षेत्र में और यहाँ हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। यहाँ पे सलाल सलाल परियोजना भी है, वो भी हिमाचल प्रदेश में ऐसे करके हिमाचल और पंजाब में। और यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं और थ्रू हो सकते हैं इसके लिए। अब देखिए हुआ ही है ना कि बांध बनाए उसे काम नहीं है, तो अब लोग या जो भी विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि उससे अच्छा है कि हम बारिश के पानी का संरक्षण करें, उसका संग्रहण करें। तो अब वर्षा जल जो है ना वो एक बहुत आसान तरीका है जिसके पानी को इकट्ठा करके और भविष्य में उसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसे मतलब अलग अलग तरीक़ों से मतलब संचित किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। अब इसको संचित करने के ना अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग हैं कृषि के लिए, पश्चिमी हिमालय में, देखिए पश्चिमी हिमालय का मतलब ये हो गया कश्मीर वाले जो इलाका है वो, हिमाचल प्रदेश ये सब। तो वहाँ पे लोग ना गुल या कुल जैसी नदी की धाराएं बदल कर सिंचाई के लिए रास्ते बनाते हैं। मतलब आगे हम लोग देखेंगे कैसा होता है ये। तो पश्चिमी वाले में गुल या कुल बनेगा। फिर छत वर्षा जल संग्रहण होता है, पीने के पानी के लिए संग्रह के लिए प्रचलित है, खासकर राजस्थान में। मतलब छत से ये वर्षा जल का संग्रहण करते हैं। बंगाल में बाढ़ के मैदानों में लोगों ने अपने खेतों में सिंचाई के लिए पैन चैनल विकसित किया है। और वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि गड्ढे बना देते हैं, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर उससे मतलब खेती करते हैं। और शुष्क और अर्ध शुष्क जो है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि वर्षा आधारित भंडारण गड्ढों में बदल दिया गया है, जिससे पानी इकट्ठा हो जाए और मिट्टी को नम कर दे। मतलब वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे पानी वर्षा कम होती है, बहुत कम, तो कृषि के जो क्षेत्र हैं उसको वर्षा भंडारण गड्ढे में उसको गड्ढा कर दिया गया। गड्ढा कर देंगे, पानी इकट्ठा हो जाएगा, और वो पानी इकट्ठा हो जाएगा तो मिट्टी को नम कर देगा। ये किया जाता है। जैसे जलसेल में वहाँ पे खानदीन बोलते हैं, और राजस्थान के अन्य इलाकों में जिसे जोहड़ कहा जाता है। याद रखना है कि जैसलमेर में इसे कहते हैं खानदीन। यहाँ पे कृषि के क्षेत्रों में गड्ढा बना के पानी इकट्ठे किया खानदीन, और राजस्थान में जोहड़। अब जो टंकियाँ हैं, ये टंके हैं अच्छी तरह से विकसित छत वर्षा जल संचयन प्रणाली का हिस्सा है, और मुख्य घर या आंगन के अंदर बनाए गए जाते हैं। अब ये ना खासकर राजस्थान में होता है। क्या होता है कि घर के अंदर इसे मतलब छत से पानी इकट्ठा करके अंदर संचित किया जाता है, और उसके बगल में एक कमरा बना देते हैं। और जैसे मान लीजिए ये घर में हो गया यहाँ पे, और ये पूरा मतलब घर के अंदर है, और यहाँ इसके बगल एक अंदर अंडरग्राउंड रूम बना देंगे। यहाँ पर पानी इकट्ठा होगा। अब इस पानी में, इस कमरे में पानी इकट्ठा होने से ये जो रूम है ये गर्मी के दिनों में ठंडा रहता है। अब इसका उपयोग खासकर बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर क्षेत्रों में करते हैं। अब कई घरों में गर्मी बांध देने के लिए टंका सटे भूमिगत कमरे, जैसे बताया ना, जमीन के अंदर ये टंका हो गया, ये टंकी बना दिया, और इसके ठीक सटे हुए रूम बना देते हैं जो गर्मी के दिनों में बचाता है, मतलब ठंडा रहता है। अब तमिलनाडु में ऐसा भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने बोला है कि सभी घरों पे छत पर वर्षा जल संचयन संरचना होना ही चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें दंडित किया जाएगा, और उसके लिए कानूनी प्रावधान भी बनाए गए हैं। मतलब तमिलनाडु में अगर आप हैं तो आपको बनाना ज़रूरी है, ये बनाना ही पड़ेगा छत पे। वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का आपको लगाना ही पड़ेगा। तो ये हो गया। अब जैसे ये कूल और गूल है जो पश्चिम हिमालय में होता है, ये पानी इकट्ठा करके नदी के पानी को मोड़ देते हैं, और फिर बाद में उसका उपयोग सिंचाई के लिए करते हैं। यहाँ पे छत पे जो वर्षा जल संग्रहण होता है, बारिश हो रही है, पानी यहाँ से नीचे आएगा, या जो इससे होते हुए इस टंकी में नीचे टैंक में चला गया, या यहाँ पे जो पानी इकट्ठा होगा वो इस पाइप से होता हुआ यहाँ से होते हुए यहाँ, और यहाँ पे छन्नी लगे और फिर यहाँ पे नीचे चला जाएगा। तो ये यहाँ पे हम पानी का इकट्ठा करके बाद में फिर उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो वर्षा जल संग्रहण मतलब पानी कैसे कैसे बचाया जा सकता है, तो अलग अलग तरीके हैं, इसके बारे में हम लिख सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या होता है, तो वर्षा के जल को जब हम संग्रहित करते हैं तो उसे वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। अब वो एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन ये है कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया, तो ऑप्शन है हमारे पास कृष्णा नदी, महानदी,
सतलुज नदी या नर्मदा नदी, तो इसमें से जो भी ऑप्शन होगा आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।